अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कूलम लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक लॉ जो है, बेसिक लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज़ कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है और कूलम्स लॉ की कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन कूलम लॉ से पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ या व्हाट आर दी टू मेन ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की मेन दो ब्रांचेस क्या है। इसके बाद हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स की मेन दो ब्रांचेस होते हैं। एक मैकेनिकल फिजिक्स होता है और एक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होता है। मैकेनिकल फिजिक्स में हम न्यूट्रल बॉडी के बारे में जो फिजिक्स है वो पढ़ते हैं, न्यूट्रल बॉडी जिस पे नेट चार्ज ना हो। और इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी की जो फिजिक्स है वो पढ़ते हैं जिस पे नेट चार्ज एग्जिस्ट करता हो। और आपको पता है कि एक बॉडी पर नेट चार्ज कब आता है, जब एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इस पे नेट चार्ज आती है। तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हम उन बॉडी के बारे में जो फिजिक्स पढ़ेंगे जिस पे नेट चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो फिजिक्स होता है। और इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की मेन दो ब्रांचेस है, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। सेकेंड ईयर के कोर्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो चैप्टर है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो की मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक की मीनिंग है स्टेशनरी। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टेशनरी। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। स्टैटिक मीनिंग स्टेशनरी और इलेक्ट्रो मीनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि दिस इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इन विच वी स्टडी about stationary electric charge। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज की मतलब कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एट रेस्ट, वो रेस्ट पर होता है, नंबर एक एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में नंबर दो, चूंकि चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज मूव नहीं करता, तो मतलब कि नो करंट इज फ्लो या इज प्रोड्यूस्ड। चार्ज करंट कब पैदा करता है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। लेकिन अगर चार्जेस रेस्ट पर है, चार्जेस स्टेशनरी है, तो कोई करंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा, नो करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता और चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। नो हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। चार्जेस हीटिंग इफेक्ट कब पैदा करते हैं, जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक वायर में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। जब करंट है तो एक वायर में तो हीटिंग इफेक्ट भी है, लेकिन अगर चार्जेस रेस्ट पर है और करंट जीरो है तो कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं है। ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं। और नंबर 4, नो मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। मतलब कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो चार्ज
किसी किस्म की मैग्नेटिसियत को पैदा नहीं कर सकता। नो केमिकल इफेक्ट। नंबर 4 जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई केमिकल इफेक्ट जो है वो जनरेट नहीं होता, पैदा नहीं होता, क्योंकि चार्जेस रेस्ट पर है। और केमिकल इफेक्ट जो है तब पैदा होता है जब हम किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन पर से करंट को पास करते हैं, मतलब चार्ज को मूव करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे चार्ज स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, तो कोई केमिकल इफेक्ट जो है यहाँ पे पैदा नहीं हो रहा। केमिकल इफेक्ट एक्चुअल क्या होता है, जब हम व्हेन वी पास इन इलेक्ट्रिक करंट on a conducting solution, then chemical reaction take place, which is called chemical effect of current of movable charge। केमिकल इफेक्ट एक्चुअल क्या होता है, जब आप किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन पर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब कि फॉर एग्जांपल वाटर है और वाटर में आप NaCl को मिक्स करते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड, चूंकि ये NaCl एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर आप इसको वाटर में हल करते हो तो ये वाटर प्लस NaCl वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। अब अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को रख देते हो और एक इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव के साथ मिलाते हो और दूसरा इलेक्ट्रोड आप नेगेटिव के साथ मिलाते हो, तो इस NaCl प्लस वाटर वाला जो सॉल्यूशन है इसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। इस इफेक्ट को केमिकल इफेक्ट कहा जाता है। केमिकल इफेक्ट के दौरान क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, 8 इलेक्ट्रोड्स, बबल्स 8 इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पर गैसेस के बबल्स बन सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स बनेंगे, आप इसको घर में भी कर सकते हो। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं, यहाँ पे बबल्स बनेंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, नंबर 2, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, या इस सॉल्यूशन की कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है, सॉल्यूशन की कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल इफेक्ट की वजह से। और नंबर 3 क्या हो सकता है, नंबर 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल इफेक्ट की वजह से। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द मूवेबल चार्ज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर सकते हैं इसके थ्रू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कि इस इलेक्ट्रोड पर आप प्लेटिंग करते हो किसी मेटल की, तो आप केमिकल इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। केमिकल रिएक्शन के होने से फॉर्मेशन ऑफ बबल्स भी इलेक्ट्रोड्स पर बन सकते हैं, या कलर भी जो है इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन की चेंज हो सकता है। और एज वेल एज हम केमिकल इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स भी करते हैं। इन इलेक्ट्रोड पर मेटल्स जो है वो डिपॉजिट करते हैं, मतलब मेटल की कवर इस पे कर सकते हैं। तो these are the 3 main effect of chemical effect, and chemical effect is the application of electrodynamics, मतलब current electricity, not the electrostatic। इसलिए मैंने लिखा कि no chemical effect। This is called electrostatic, इसको electrostatic कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बेसिक लॉज है, बेसिक लॉज वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ is the basic law of electrostatic. Gauss's law is the basic law of electrostatic। ये 2 लॉ बेसिक लॉज है इलेक्ट्रोस्टैटिक के।
और ये हम पढ़ेंगे, पहले हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, बाद में हम गाजेस लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चूंकि चार्ज स्टेशनरी होता है, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज? स्टेशनरी चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज? नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद स्टेशनरी चार्ज। नंबर 1, स्टेशनरी चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है। ओके। नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज एसोसिएटेड विद स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एसोसिएट होता है किसी स्टेशनरी चार्ज के साथ। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन क्या है? कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्जेस जमा होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। दिस इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैपेसिटर के बाद जो पेंटिंग स्प्रे है, पेंटिंग स्प्रे, कलर वाला जो स्प्रे जो हम गाड़ी को कलर देते हैं, पेंटिंग स्प्रे, ये क्या है? दिस इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन है। फोटोकॉपियर क्या है? दिस इज आल्सो दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, जैसा कि इंकजेट प्रिंटर जो है, इंकजेट प्रिंटर, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। तो मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टेशनरी चार्ज पढ़ेंगे, और स्टेशनरी चार्जेस की ये क्या है? प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन है। और ये वाले जो इफेक्ट है, करंट, हीटिंग, मैग्नेटिक या केमिकल इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम नहीं पढ़ सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये इफेक्ट जो है ये चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ अगर हम आए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रो की मीनिंग वही इलेक्ट्रिक चार्ज के हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, और डायनेमिक मीनिंग मोशन, मूवेबल। मतलब यहां पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को की फ्लो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक खास डायरेक्शन में जो मूव करता है उसको पढ़ते हैं। तो मतलब कि चार्ज एक है, एक ही चार्ज है, लेकिन इस एक चार्ज को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक, अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो इसके क्या प्रॉपर्टी होंगे और कौन कौन से इफेक्ट ये पैदा करेगा और कौन से इफेक्ट नहीं पैदा करेगा। और एक, अगर यही चार्ज मोशन में हो, फ्लो कर रहा हो, तो फिर जो है इस चार्ज के क्या प्रॉपर्टी होंगे और कौन कौन से इफेक्ट को पैदा करेगा। ये दो किस्म के फील्ड है, लेकिन चार्ज एक है। मतलब कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, चार्ज की जो प्रॉपर्टी, वो डिपेंड कर रहा है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में पढ़ रहे हो, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हो, या इलेक्ट्रिक चार्ज, मूवेबल इलेक्ट्रिक चार्ज आप पढ़ रहे हो, इन पे डिपेंड करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। अगर स्टेशनरी है तो प्रॉपर्टीज जो है अलग होंगे, और अगर मोशन में है तो इसके अलग प्रॉपर्टी होंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक की मीनिंग है वी स्टडी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वी स्टडी दी चार्ज इन मोशन, या दी मूवेबल चार्ज, या दी फ्लो ऑफ चार्जेस। यहां पे हम मूवेबल चार्ज पढ़ेंगे, यहाँ पे हम फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जो चार्जेस है वो मोशन में लेंगे। अब अगर चार्जेस फ्लो कर रहा है, चार्जेस मोशन में है, तो इसका मतलब ये है, नंबर एक, कि ये करंट को प्रोड्यूस करेगा। करंट
यहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा। जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक वायर है, लेट सपोज एक कंडक्टर है, एक मेटालिक वायर है, और आपको ऑलरेडी पता है कि मेटालिक वायर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटालिक वायर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चार्जेस है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इस वायर में, लेकिन इस वायर में कोई करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्री चार्जेस है ये हम स्टेशनरी लेते हैं। एक्चुअल ये स्टेशनरी नहीं है, एक्चुअल ये रैंडम मोशन कर रहा है, इसकी रैंडम वेलोसिटी है, रैंडम स्पीड है। लेकिन करंट जो होता है यहाँ पे जो मोशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हम मूवेबल चार्ज पढ़ते हैं, ये मोशन जो है ये ऐसा मोशन नहीं है कि बस जिस डायरेक्शन में भी हो, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नेट मोशन होना चाहिए जो कि करंट पैदा कर ले। वायर तो यहाँ पे भी है, इस वायर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन मोशन भी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो मोशन करेगा, रैंडम मोशन, रेस्ट पर तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे करंट जो है वो जीरो नहीं। तो मतलब कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि बस इलेक्ट्रॉन को मोशन करना चाहिए, चार्जेस को मोशन होना चाहिए, मोशन करना चाहिए, बल्कि मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस परफॉर्म कर ले तो फिर जो है वो करंट बनेगा। तो दिस इज द वायर, लेकिन इस वायर में इलेक्ट्रॉन की कोई नेट फ्लो नहीं है, कोई नेट मोशन नहीं है, तो यहाँ पे करंट क्या है? जीरो है। लेकिन अगर हम इस वायर को एक ईएमएफ सोर्स के थ्रू अटैच कर ले, एक ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट कर ले, तो यहाँ पे ये ईएमएफ सोर्स जो है ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोटिवेट करेगा, और मोटिवेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे एक करंट जो है वो क्रिएट होगा। तो जब हम करंट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ सोर्स, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कि हमने चार्जेस को मोटिवेट किए हैं, चार्जेस को मूव किए हैं। दिस इज दी फॉर दिस वी कॉल द स्टडी ऑफ मूवेबल चार्ज। ये मूवेबल चार्ज की स्टडी है, मतलब कि करंट यहाँ पे है, करंट जीरो नहीं होगा। और नंबर टू, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी जीरो नहीं होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। हेंस ओरेस्टेड ने 1819 में ये मालूम किया था कि एक करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, यानी कि मूवेबल चार्ज क्रिएट, प्रोड्यूस या जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे चूंकि चार्जेस मूवेबल है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और करंट क्रिएट कर रहा है, तो इन चार्जेस के इर्द गिर्द क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, क्रिएट होगा। ओके, नंबर 3 जो है केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट जीरो नहीं होगा। यानी आप केमिकल इफेक्ट को कब पैदा कर सकते हो? जब आप जो है करंट पैदा करते हो, तो करंट के दौरान केमिकल इफेक्ट पैदा होता है। और नंबर 4 क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यानी इस वायर, ये एक वायर है, और जब इस वायर में इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्लो नहीं करते तो ये वायर हीट अप नहीं होता, इस वायर में कोई हीट पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप इसको ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन मूवेबल बनते हैं, तो तब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कोलिजन करते हैं एटम्स के साथ, लेटेसाइट एटम्स जो होते हैं उनके साथ, और कोलिजन के दौरान ये काफ़ी एनर्जी को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस करता है। तो मतलब कि जब करंट आप क्रिएट करते हो तब जो है हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा।
तो हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या करंट, ये जो है these are the effect produced by the movable charge and these effect cannot be produced by the stationary charge. In electrodynamics, the basic laws are: नंबर 1 ओहम्स लॉ, नंबर 2 किरचॉफ लॉ, नंबर 3 फेराडे लॉ, नंबर 4 एम्पेयर्स लॉ। ओहम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, फेराडे लॉ, एम्पेयर्स लॉ, these are the 4 basic laws in electrodynamic. ये इलेक्ट्रोडायनामिक में 4 बेसिक्स लॉज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो लॉज है कूलम्स लॉ, गाजेस लॉ है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ओहम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, फेराडे लॉ है, एम्पेयर्स लॉ है। these are the 4 main basic laws in electrodynamic. Okay, so these are the main difference between electrostatic and electrodynamics. electrostatic में stationary charge के बारे में पढ़ेंगे, while electrodynamics में हम movable charge, flow of charge के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं electrostatic। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 सेकेंड ईयर फिजिक्स, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ जो है ये एक फ्रेंच फिजिस्ट है, फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स अगस्टाइन डी कूलम proposed a famous, a basic, a fundamental law of electrostatic in 1785 which is known as Coulomb's law। 1785 में एक फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने पेश किया था, कूलम्स लॉ को पेश किया था। चार्ल्स अगस्टन डी कूलम ने कूलम्स लॉ को क्यों पेश किया था? व्हाट इज द नीड ऑफ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ की जरूरत क्या है? कूलम्स लॉ उन्होंने क्यों जो है पेश किया था 1785 में? तो इसकी मेन मतलब कि जो क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की नीड क्या है? हम कूलम्स लॉ की हमें क्या जरूरत है? तो इसकी आंसर है टू डिटरमाइन द electrostatic force between two charges। दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए। हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो टॉपिक थी कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्सिव भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। दिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, वेदर दे आर सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, ये तो हमें पता है कि चार्जेस के दरमियान है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है
दो चार्जेस के दरमियान 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, एनी कितना न्यूटन है, इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम फिर कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। और इज वेल आप ये भी लिख सकते हैं कि आर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए भी आप जो है कूलम्स लॉ को इस्तेमाल कर सकते हो। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के दरमियान कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको भी इसके लिए भी आप मालूम जो है यूज कर सकते हो, और या एक पॉइंट चार्ज या एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है इसको भी आप मालूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स सपोज ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो इन चार्जेस के दरमियान कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव। इन दो चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है। कितना रिपल्सिव फोर्स है इसको मालूम करने के लिए हम कूलम्स लॉ की यूज करते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 3 कूलम चार्ज है, लेट सपोज, कितना भी आप ले सकते हो। इस पॉइंट पर आपको पता है कि एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिविटी चार्ज। तो अब यहां पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, यहां पे पॉइंट B है और यहां पे पॉइंट C है। तो पॉइंट A पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, पॉइंट B पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, पॉइंट C पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इसको मालूम करने के लिए आप कूलम्स लॉ को यूज कर सकते हो, और कूलम्स लॉ के थ्रू आप इसको इजीली जो है फाइंड आउट या डिटरमाइन कर सकते हो। तो वाई वी नीड कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ की हमें क्या जरूरत है? तो कूलम्स लॉ जो है, आप कूलम्स लॉ के थ्रू दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, एनीवन, लेकिन कितना फोर्स है मैग्नीट्यूड में, तो इसकी मैग्नीट्यूड को आप कूलम्स लॉ के थ्रू मालूम कर सकते हो। या एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना है, किसी भी पॉइंट पर आप एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ले सकते हो, वो कितना है उसको भी आप मालूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो हमने कहा कि कूलम लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two stationary charges is called electrostatic force। दो स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो स्टेशनरी चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कोलम्बिक फोर्स है वो क्या है, रिपल्सिव। या लेट सपोज दो नेगेटिव चार्जेस है तो इनके दरमियान फिर भी रिपल्सिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है ये क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब कि जो कोलम्बिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक या अपोजिट चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ? स्टेटमेंट बहुत इजी है। इट इज स्टेटेड दैट द magnitude of electrostatic force between two point stationary charges, 2 point stationary charges is directly proportion to the product of magnitude of charges and inversely proportion to the square of the distance between the 2 point charges. This is the statement of the Coulomb's law. Coulomb's law is stated that the magnitude of electrostatic force between 2 point stationary charges is directly proportional to the magnitude, to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. For example, आपके पास दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 चार्ज के दरमियान ये क्या है? ये फासला R है। Q1 और Q2 चार्जेस के दरमियान ये वह फासला R है। अब कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि ये जो Q1 और Q2 चार्ज है, इनके दरमियान जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये फोर्स F जो है, Fe, हम इसको E लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड, मतलब मॉडुलस। रिलेशन नंबर 1, Q1 और Q2, the electrostatic force between these 2 point and stationary charges is directly proportional to the product of the magnitudes of charges. Q1 इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है और Q2 इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है। इन दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड की हम प्रोडक्ट लेते हैं, ज़रब लेते हैं, और इस प्रोडक्ट के साथ Fe जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब कि Q1 Q2 की अगर प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा आ रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर Q1 Q2 की प्रोडक्ट कम आ रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा। अब देखें, Q1 Q2 की प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, इसको रिलेशन 1 दे दे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपके पास एक चार्ज है कैपिटल Q और वो है 10 कूलम। 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इस 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे Q1 बनाते हैं 1 कूलम और Q2 बनाते हैं 9 कूलम। टोटल 10 कूलम आ जाएगा। फिर ये हमने एक पेयर बनाया 1 कूलम और 9 कूलम वाला। फिर हम इसको इस तरह तकसीम करते हैं कि Q1 बनाते हैं 2 कूलम
और Q2 बनाते हैं 8 कूलम, ये भी एक पेयर इससे बन रहा है। फिर Q1 हम बनाते हैं 3 कूलम और Q2 बनाते हैं 7 कूलम। फिर हम Q1 बनाते हैं कितना 4 कूलम और Q2 बनाते हैं 6 कूलम, फिर भी 10 कूलम आ रहा है। हम एक और पेयर लेते हैं 5 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 5 कूलम, 10 कूलम इससे भी आ रहा है। तो अब देखें, दिस इज द फर्स्ट पेयर 1 कूलम एंड 9 कूलम। दिस इज द सेकेंड पेयर 2 कूलम एंड 8 कूलम। दिस इज द थर्ड पेयर 3 कूलम एंड 7 कूलम। दिस इज द फोर्थ पेयर 4 कूलम एंड 6 कूलम एंड दिस इज द फिफ्थ पेयर 5 कूलम एंड 5 कूलम। पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, 4 एंड 5। तो अब देखें, आप क्या कह सकते हो इनके बारे में कि इन ये जो 5 पेयर हमने बनाए हैं, इन 5 पेयर में जो 2 चार्जेस है इनके दरमियान जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो सेम रहेगा या इन पेयर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट रहेगा। अगर डिफरेंट है तो कौन से पेयर में पेयर ऑफ चार्जेस के दरमियान ज्यादा फोर्स जो है वो अमल करेगा। तो इनके दरमियान फोर्स जो है टोटल चार्ज तो इससे सम अगर हम इन 2 चार्जेस की ले ले 10 आ रहा है सारी पेयर से, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 2 चार्जेस के सम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है, बल्कि 2 चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। अगर इन 2 चार्जेस की प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है तो फोर्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम आ रहा है तो फोर्स कम आ रहा है, कम होगा। यहां पे Q1 और Q2 की प्रोडक्ट क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 9 कूलम स्क्वायर। 9 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 1 कूलम 9 कूलम स्क्वायर। यहां पे कितना है 2 और 8, ये 16 कूलम स्क्वायर, 8 दूने 16, ये 7 तीने 21, ये 21 कूलम स्क्वायर 21 कूलम स्क्वायर, ये 6 4 24 24 कूलम स्क्वायर, ये 5 5 25। इनकी प्रोडक्ट ले ले, इनका हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, अगर इनकी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25 कूलम स्क्वायर। अब देखें सम तो सारी पेयर्स में जो सम अगर हम सम करते हैं तो सम तो सेम आ रहा है 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, लेकिन ये एक ऐसा पेयर है जिसकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा आ रहा है इन पेयर से। तो मतलब कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन चारों की बनिस्बत ज्यादा होगी, और सबसे कम फोर्स जो है वो इस फर्स्ट पेयर में जो 2 चार्जेस है 1 कूलम और 9 कूलम इनके दरमियान होगा। तो Q1 और Q2 की प्रोडक्ट अगर ज्यादा है, जैसा कि ये फोर्स भी ज्यादा है, Q1 और Q2 की प्रोडक्ट अगर कम है तो फोर्स भी कम है। और यह आप नोट कर ले कि अगर आप जितनी भी पेयर्स बनाते हो, लेकिन इन सब पेयर्स की अगर सम सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इन पेयर में से उस पेयर ऑफ चार्जेस के दरमियान फोर्स ज्यादा होगा जिस पेयर में जो चार्जेस है Q1 और Q2 इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दिस इज द रिलेशन नंबर 1। और इस रिलेशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स Fe दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड, और Fe इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 की मैग्नीट्यूड। मतलब ये प्रोडक्ट है Q1 और Q2 की, और इस प्रोडक्ट में अगर हम Q1 को इंक्रीज करते हैं फिर भी F इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होती है, Q2 को इंक्रीज करते हैं फिर भी इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होता है, Q1 और Q2 दोनों के इंक्रीज करते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इस तरह के एमसीक्यूज आपको आते हैं, अगर आप Q1 को डबल करते हो और Q2 वही रहता है तो फोर्स विल बी डबल, Q2 को डबल करते हो Q1 वही रहता है, फोर्स विल बी आल्सो डबल। लेकिन अगर आप Q1 और Q2 दोनों को डबल करते हो, फोर्स विल बी 4 टाइम।
अगर आप Q1 को डबल करते हो और Q2 को हाफ बनाते हो, डबल और हाफ, फोर्स विल रिमेन सेम, फोर्स सेम रहेगा। अगर आप Q1 और Q2 दोनों को हाफ करते हो, फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम, फोर्स जो है वो 4 टाइम रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन नंबर 1, और मुझे उम्मीद है कि इस रिलेशन की आपको समझ आया होगा। ओके, अब आते हैं स्टेटमेंट की सेकंड पार्ट की तरफ। मतलब कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की दो पार्ट्स है। एक तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। एंड सेकंड जो पार्ट है ऑफ कूलम लॉ, वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, दिस इज inversely proportion to the square of the distance between these two charges, square of the distance between these two charges। यहां पे ये r क्या है? r is the distance between the center to center of the two charges। चार्ज की एक चार्ज की सेंटर से लेके दूसरे चार्ज की सेंटर तक का जो फासला है वो है r, दिस इज द r। और इस फासले के साथ Fe जो है बाई स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, r स्क्वायर के साथ। अब बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं कि सर यहां पे r स्क्वायर है, यहां पे r क्यूब क्यों नहीं है, यहां पे r क्यों नहीं है, यहां पर r की पावर 4 क्यों नहीं है, यहां पे r पावर 1/2 क्यों नहीं है, यहां पे r स्क्वायर क्यों है? तो इसकी हम आंसर देते हैं। पहले हम इन दो रिलेशन को कंबाइन करते हैं, रिलेशन 1 और रिलेशन 2। रिलेशन 1 और रिलेशन 2 से पहले इस रिलेशन का मतलब यह है कि इफ यू रिड्यूस द r बाई हाफ, देन द फोर्स विल बी इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, क्योंकि r पर स्क्वायर है। और अगर आप इस r को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो फोर्स विल बी डिक्रीज बाई 4 टाइम, फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि r पर क्या है? स्क्वायर है। तो अब देखें, अगर हम रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन कर ले तो Fe दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 1/r स्क्वायर लिख सकते हो। और Fe दिस विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और यहां पे जो K है, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं, कूलम कांस्टेंट। इस पे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कूलम कांस्टेंट। आपके पास Fe आया हुआ है K Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये r स्क्वायर क्यों है? r स्क्वायर की दो, इस क्वेश्चन की कि वाई r स्क्वायर क्यों है, इस क्वेश्चन की दो आंसर है। नंबर 1, r स्क्वायर जो है ये ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेस, ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर है, एक्सपेरिमेंटल बेस। कॉलम्स ने जो डिवाइस इस्तेमाल किया था वो है टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन एक्चुअल ट्विस्टिंग इफेक्ट को कहते हैं। टॉर्जन बैलेंस आपको पिक्चर में शो होगा, उसमें थोड़ा सा देख लें।
टॉर्जन बैलेंस में जब उन्होंने दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसको एक्सपेरिमेंटली देखा, तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये कहा कि अगर आप दो चार्जेस के दरमियान आर को डबल करते हो, मतलब बढ़ाते हो, तो फोर्स पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर आप टॉर्जन बैलेंस में दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है और जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हाफ करते हो, तो फोर्स जो है वो पहले की बनिस्बत 4 टाइम्स ज्यादा रहेगा। मतलब कि फोर्स और आर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है बाय स्क्वायर रिलेशन। अगर इस तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया होता कि अगर हम आर को डबल कर ले तो फोर्स हाफ हो जाएगा और आर को हाफ कर ले तो फोर्स डबल हो जाएगा, तो फिर तो हम लिखते कि एफ ई इज इक्वल एज प्रोपोर्शनल टू 1/r। या इस तरह वो ऑब्जर्व करते कि आर, अगर आप जो है आर को जो है 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो और फोर्स 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम, तो यहां पे हम क्या लेते, यहां पे हम क्यूब लेते। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि अगर आप आर को हाफ करते हो फोर्स बिकम 4 टाइम्स, अगर आप आर को डबल करते हो फोर्स बिकम 1/4 टाइम्स। इसको एक्सपेरिमेंटल बेस कहते हैं। और दूसरी जो आंसर है, दूसरा आंसर वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, आपको पता है कि एफ ई इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। और इस कॉलम ला में राइट साइड पर के क्यू 1 क्यू 2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर वाला टर्म है और लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या है आपको पता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स दिस इज इक्वल टू एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम की डायमेंशन कैपिटल एम और ए की डायमेंशन एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर या एम पावर 1 एल पावर 1 और टी इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब अगर आप यहां पे आर स्क्वायर लिखते हो तो इस टर्म से ये डायमेंशन आ रहा है, लेकिन अगर आप आर लिखते हो या आर क्यूब लिखते हो या आर पावर 4 लिखते हो, जो भी आप लिखते हो, आर स्क्वायर के अलावा जो भी आप लिखते हो, तो यहां पे जो डायमेंशन है फोर्स की वो नहीं आ रहा। और आपको पता है कि डायमेंशन एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये कभी करेक्ट नहीं हो सकता, ये तो गलत होगा। अब अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो डायमेंशनली भी इसको हम चेक करते हैं कि क्या इनके दोनों जो साइड है इनके डायमेंशन सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा। अब अगर आप स्क्वायर लिखते हो आर स्क्वायर तो डायमेंशन सही आ रहा है, आप इसको चेक कर ले के क्यू 1 क्यू 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आप इसकी ट्राई कर ले, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में कमेंट कर ले, मैं फिर से सॉल्व करूंगा। के क्यू 1 क्यू 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से ये डायमेंशन आ रहा है जो कि फोर्स की डायमेंशन है और हमें चाहिए डायमेंशन। अब बाकी आर स्क्वायर के अलावा जो डायमेंशन है वो फोर्स की नहीं आ रहा, तो डायमेंशनली भी ये आर स्क्वायर होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से भी ये आर स्क्वायर है। और डायमेंशनल एनालिसिस अगर सही है तो जो यूनिट है फोर्स की, यूनिट जो कि न्यूटन है, वो भी सही आ रहा होगा। लेकिन अगर डायमेंशन गलत है तो न्यूटन भी नहीं आ रहा, न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, अगर इस टर्म से न्यूटन नहीं आ रहा तो ये तो फोर्स नहीं हो सकता। तो यूनिट, डायमेंशन और एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये क्या है, ये आर स्क्वायर है। दिस इज दी आर स्क्वायर। ओके, अब जो कॉलम लॉ हमें हासिल हुआ मैथमेटिकली
इफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इस कूलम लॉ की स्टेटमेंट में अगर हम देखें, हमने लिखा कि इट इज स्टेटेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges and stationary charges, स्टेशनरी तो सही है, ये दो चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि वाई कूलम लॉ इज नॉट वैलिड फॉर मूवेबल चार्जेस। वाई कूलम्स लॉ not valid for movable charges। कूलम लॉ मूवेबल चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर इसकी यह है क्योंकि कूलम्स लॉ प्योरली इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में है। अब अगर चार्जेस स्टेशनरी है तो स्टेशनरी चार्जेस के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहां पे दो चार्जेस के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, और हम प्योरली कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है तो मूवेबल चार्ज के साथ क्या एसोसिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो दो चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी आपस में अप्लाई करते हैं, तो वहां पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कूलम्स लॉ में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की जिक्र है, मैग्नेटिक फोर्स की जिक्र नहीं है, तो प्योरली हम कूलम्स लॉ को वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, एंड सेकंड वन, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड एंड वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। स्टेशनरी का समझ तो आपको आया होगा कि स्टेशनरी के लिए कूलम्स लॉ क्यों है, मूवेबल के लिए कूलम लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएट होता है और कूलम लॉ प्योरली इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में नहीं है। ओके, तीसरा क्वेश्चन यह है कि वाई कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ क्यों वैलिड है? ओनली इज कूलम लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए क्यों वैलिड है? कूलम्स लॉ आया हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, इनके दरमियान कूलम्स लॉ को अप्लाई कर ले, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, नहीं, इस तरह आप कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्स लॉ कब आप अप्लाई कर सकते हो? जब आपके पास दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस है। ये क्यों? दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये देखिए, कूलम्स लॉ में तीन क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चंस है, ये आप देख ले। एक ये कि कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आर स्क्वायर के साथ क्यों इनवर्सली में है, आर क्यूब एटसेट्रा के साथ क्यों इनवर्सली में नहीं है? इसकी आंसर को आप देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये कि कूलम्स लॉ मूवेबल चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड है। यह क्यों? यह भी आप इस वीडियो में देख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन जो है कूलम्स लॉ के बारे में, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन क्वेश्चन कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बाकी ऑर्डिनरी चार्ज के लिए या एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। पहले तो ये आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है?
ये पहले वीडियो में मैंने इस पे डिटेल के साथ व्हाट इज पॉइंट चार्ज, व्हाट इज टेस्ट चार्ज, व्हाट इज सोर्स चार्ज, इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको जरूर देख ले, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। लेकिन फिर से मैं सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है Q2। Q1 और Q2 चार्जेस है। Q1 चार्ज की सेंटर से लेके Q2 चार्ज की सेंटर तक का जो फासला है इसको हम R कहते हैं। मतलब कि इस Q2 चार्ज की साइज, ये देखे, दिस इज दी R2 हम इसको कहते हैं, और इसको हम R1 कहते हैं। R1 इज द साइज ऑफ Q1 चार्ज, R2 is the size radius of Q2 charge and R is the distance between the center of these two charges. अब देखें कूलम्ब्स ने जो फासला लिया हुआ है, कूलम्ब्स ने जो फासला लिया हुआ है, जो डिस्टेंस लिया हुआ है दो चार्जेस के दरमियान, वो एक चार्ज की सेंटर से लेके दूसरे चार्ज की सेंटर तक लिया हुआ है। क्यों इन्होंने सेंटर से सेंटर तक का फासला लिया हुआ है? बिकॉज ये भी आप नोट कर ले कि कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ, दिस इज सिमिलर टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के साथ सेम है, सिमिलरिटी रखता है। बल्कि हम इस तरह कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इज द कॉपी ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ जो है, दिस इज फॉर मासेस, ये मासेस के लिए है, एंड मैटर के लिए है, एंड कूलम्ब्स लॉ दिस इज फॉर चार्जेस, ये चार्जेस के लिए है। सिर्फ फर्क ये है। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को आपने देखा होगा कि एफ जी दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, और यहां पे कूलम्ब लॉ को देखे k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। यहां पे दो मासेस है m1 m2 और कूलम्ब लॉ में दो चार्जेस है q1 q2। यहां पे आर स्क्वेयर दो मासेस के दरमियान फासला है सेंटर टू सेंटर, और यहां पे आर स्क्वेयर दो चार्जेस के दरमियान फासला है सेंटर टू सेंटर। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, कैपिटल जी है, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहां पे के कूलम्ब कांस्टेंट। तो तकरीबन ये दो कॉपी, ये दो लॉज जो है, बल्कि कूलम्ब लॉ जो है ये ग्रेविटेशनल लॉ की, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की एक कॉपी है, लेकिन सिर्फ फॉर चार्जेस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, और कूलम्ब न्यूटन लॉ इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ एक बॉडी पर फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ एक बॉडी पर फोर्स लगाता है, और अर्थ जो है एक बॉडी पर फोर्स तो लगाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट MO, और ये मास ऑफ E, मास ऑफ अर्थ। ये मास ऑफ अर्थ यानी अर्थ जो है ये इस बॉडी पर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो बॉडीज के दरमियान है, लेकिन ये फोर्स सरफेस टू सरफेस अमल कर रहा है या सेंटर टू सेंटर अमल कर रहा है? ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंटर टू सेंटर अमल कर रहा है। ऑब्जेक्ट की सेंटर से लेके अर्थ की सेंटर तक फोर्स जो है अमल कर रहा है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है ये मास के, ये अर्थ के सरफेस पर नहीं है, बल्कि अर्थ तो सॉलिड बॉडी है, और इस सॉलिड बॉडी के सेंटर पर भी मास है। जो सरफेस मास इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, सेंट्रल वाला मास भी इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो अर्थ है ये एक बॉडी पर सेंटर से फोर्स लगाता है। ये दो मासेस के दरमियान जो फोर्स है ये सेंटर टू सेंटर फोर्स है। ओके, इसलिए न्यूटन ने जो फासला है वो सेंटर से सेंटर तक लिया हुआ है। अगर दो बॉडीज के सेंटर आपस में दूर है
तो मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम होगा। अगर दो बॉडी के सेंटर नज़दीक है आपस में तो फासला कम हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। कूलम्ब्स ने भी यही किया। कूलम्ब्स ने भी दो चार्जेस के सेंटर से जो है फासला लिया, डिस्टेंस लिया। लेकिन अब देखें, आपको पता होना चाहिए, गाजेस लॉ में हम पढ़ेंगे कि एक बॉडी पर जो चार्ज होता है, चार्ज वो हर जगह नहीं होता, बल्कि चार्ज ऑन बॉडी ऑलवेज डिपोजिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। हमेशा के लिए याद ये नोट कर ले कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्जेस हमेशा इस कंडक्टिंग बॉडी के आउटर सरफेस पे जमा होते हैं। अब अगर चार्जेस आउटर सरफेस पे जमा हो रहे हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मासेस की वजह से तो नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस की वजह से है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस की वजह से, चूंकि चार्जेस सरफेस पर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक चार्ज की सरफेस से लेके दूसरी चार्ज की सरफेस तक है। सेंटर टू सेंटर ये फोर्स नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस फोर्स है। क्योंकि सेंटर पे तो चार्ज नहीं है, न Q1 न इस वन बॉडी के सेंटर पर कोई चार्ज है, न इस सेकंड बॉडी के सेंटर पर कोई चार्ज है। अगर सेंटर में चार्ज नहीं है तो सेंटर पर फोर्स भी नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअल दो कंडक्टर के सरफेस के दरमियान होता है, सेंटर के दरमियान नहीं होता, क्योंकि चार्जेस सरफेस पे जमा होते हैं। ओके, अब लेकिन कूलम्ब ने क्या किया? कूलम्ब ने यह किया कि नहीं, फासला जो है वो तो हम सेंटर से सेंटर की तरफ, सेंटर से सेंटर तक लेंगे, क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल लॉ की कॉपी है। अब फोर्स जो अमल कर रहा है वो इस फासले पर कर रहा है, फोर्स जो अमल कर रहा है वो इस फासले पर कर रहा है, और कूलम्ब ले लिया ये वाला फासला, मतलब ये फासला और ये फासला सेंटर से सेंटर की तक। तो अब देखिए, एक्चुअल जो डिस्टेंस है जिसके थ्रू ये फोर्स अमल कर रहा है वो ये है, इतना। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो r यहां से यहां तक है, सेंटर से सेंटर तक, तो ये फासला और ये फासला ये हमने ज्यादा लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अगर ये दो फासले हम ज्यादा लेते हैं रियल एक्चुअल फासले से, तो हमारी जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट होगी, उसमें एरर आ जाएगी। अब कूलम्ब ने क्या किया? कूलम्ब ने कहा कि हम इन दो चार्जेस को पॉइंट चार्ज लेंगे। कूलम्ब ने क्या कहा? इन दो चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज लेंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब यह है कि इस फासले के मुकाबले में इन दो चार्जेस की जो साइज है वो क्या है? वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर आप इस और इस फासले को या इस और इस R1 और R2 को नेग्लिजिबल नहीं करते इस फासले के R के मुकाबले में, तो इस फासले का जो इफेक्ट है इस फोर्स पे रहेगा। लेकिन अगर आप दो चार्जेस को इतने छोटे लेंगे, इतने छोटे कि इनके दरमियान जो फासला है इसके मुकाबले में ये जो साइज है, जो R1 और R2 है, ये नेग्लिजिबल हो जाए, तो फिर इस की फासले की फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो R एक्चुअल सेंटर से सेंटर की तरफ है, लेकिन अगर हम इन दो को पॉइंट चार्ज ले ले तो पॉइंट चार्ज की जो साइज है वो इस फासले के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो जाएगी। और अब अगर हम सेंटर से सेंटर की तरफ फासला, सेंटर से सेंटर तक फासला ले ले, फिर भी ये R रहेगा,
क्योंकि ये और ये हमने तकरीबन नेग्लेक्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप बड़े चार्जेस लेते हो, पॉइंट चार्जेस नहीं लेते, तो फिर आप इस फासले के मुकाबले में ये वाला नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये इस सरफेस से इस सरफेस तक का फासला लेट सपोज 10 सेंटीमीटर है और आप 5 सेंटीमीटर वाला साइज वाला चार्ज और 5 सेंटीमीटर साइज वाला चार्ज लेते हो, तो अब एक्चुअल फासला है 10 सेंटीमीटर और आपके पास कितना आ रहा है सेंटर से सेंटर तक 20 सेंटीमीटर। तो अब देखें फोर्स 10 सेंटीमीटर पर अमल कर रहा है और आप लेते हो कैलकुलेशन में 20 सेंटीमीटर, तो गलती तो आएगी। लेकिन अगर आप लेते हैं कि ये चार्ज 0.1 सेंटीमीटर है और ये चार्ज भी 0.1 सेंटीमीटर है, अब टोटल कितना फासला बना, R इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखें गलती तो फिर भी है, एक्चुअल फासला 10 सेंटीमीटर है क्योंकि फोर्स सरफेस टू सरफेस अमल करता है और आपके पास आ रहा है 10.2 सेंटीमीटर। तो आप जितना भी दो चार्जेस को स्मॉल लेते हो, जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, कितना स्मॉल, इतना स्मॉल के इनकी जो साइज है ये इस फासले के मुकाबले में तकरीबन नेग्लिजिबल हो, तो आपके पास रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम लॉ है दिस इज वैलिड फॉर ए पॉइंट चार्ज। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। कूलम लॉ में हम स्टेशनरी चार्ज क्यों लेते हैं, कूलम लॉ में हम पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं, और कूलम्स लॉ में हम फोर्स को आर स्क्वायर के साथ इनवर्स क्यों लेते हैं। दीज आर दी 3 मेन क्वेश्चंस इन कूलम्स लॉ। और आप इस वीडियो को वर्ड बाय वर्ड देख ले, आप इस वीडियो को स्किप ना करें बल्कि आप अटेंटिवली इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन कूलम्स लॉ में नहीं रहेगा। सिर्फ आप ये न सीखे कि बस इट इज स्टेटेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो सिर्फ मेमोराइजेशन है, बल्कि इसमें जो जब भी आप एक स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में जितने भी मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, एक एक वर्ड की आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसका पता होना चाहिए। अगर आप एक स्टेटमेंट लिखते हो और इसमें आपको एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, जैसा कि पॉइंट चार्ज, बस छोड़ो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कैसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज हम क्यों यहाँ पे लेते हैं, कूलम्स लॉ, कूलम ने क्यों पॉइंट चार्ज की जिक्र किया, स्टेशनरी क्यों लेते हैं, स्टेशनरी की क्या ज़रूरत है, कूलम लॉ में क्यों स्टेशनरी चार्जेस हम लेते हैं, इस तरह आर स्क्वायर क्यों है। तो एक स्टेटमेंट को डिटेल के साथ आप समझने की कोशिश करें, फिर मेमोराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज द कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ को हम 2 और नेम्स भी दे सकते हैं। कूलम्स लॉ को एक्शन ऑफ द डिस्टेंस लॉ भी कहते हैं, एक्शन ऑफ द डिस्टेंस लॉ। कूलम्स लॉ को क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ द डिस्टेंस लॉ। एक्शन ऑफ द डिस्टेंस लॉ का मतलब यह है कि ये ये दो चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये एट अ डिस्टेंस लगाते हैं, इसलिए इसको एक्शन ऑफ द डिस्टेंस लॉ भी कहते हैं। और इसके अलावा कूलम्स लॉ को हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं कूलम लॉ को, if this is inversely proportional to r square, इस टर्म को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इस टर्म को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। जैसा कि ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ भी एक
इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि इसमें भी एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर है। और इस तरह कूलम्स लॉ में भी एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर है। मतलब कि ये टर्म जिस लॉ में आता हो इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये रिलेशन जिस लॉ में आता हो इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो कूलम्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, action of the distance law, or simply Coulomb's law. This is the statement of the Coulomb's law. अब स्टेटमेंट के बाद हम आते हैं कूलम्ब कांस्टेंट पर। व्हाट इज कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट कैसे कहते हैं, अगले वीडियो में हम कूलम्ब कांस्टेंट की पर डिटेल के साथ बात करेंगे। ओके, थैंक यू।